नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पहली और दूसरी एक्सरसाइज है वो पिछले वीडियो के अंदर हमने पूर्ण कर ली है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसे रैखिक समीकरण जिनके अंदर दो चर राशि हो, ऐसी रैखिक समीकरण जिनके अंदर दो चर राशि हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। और रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई भी समीकरण हो जिसके अंदर जो भी चर राशि प्रयुक्त की जाती है, जो चर राशि काम में ली जाती है, उन चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। तो देखिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वह समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें दो चर राशि काम में ली गई है, दो चर राशि काम में ली गई हो तथा प्रत्येक चर राशि की अधिकतम घात तथा प्रत्येक चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दोबारा देखिए, वह समीकरण जिसमें दो चर राशि काम में ली गई हो और प्रत्येक चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2x + y = 4। इसमें देखिए आप यहां पे दो चर राशि काम में ली गई है, x और y, या x की घात 1 है और y की घात 1 है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। अब रही बात इस युग्म की, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा दो समीकरण का बनता है, दो संख्याओं का बनता है, दो वस्तुओं का बनता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये हो गया कि ऐसी दो रैखिक समीकरण होनी चाहिए जिनके अंदर दो दो चर राशि काम में ली गई हो और प्रत्येक चर राशि की घात 1 हो, तो उसे रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा तो मैंने लिख दी है और युग्म का अर्थ हो गया जोड़ा, यानी कि ऐसी अगर दो समीकरण एक साथ में लिख दी जाए तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मानक रूप देखिए क्या होगा? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी ये दो समीकरण है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। ये इसका मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो मानक रूप हमने क्या लिखा है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहां पे देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्यों लिखे हमें? क्योंकि ये पहली समीकरण है इसलिए हमने a b c के 1 1 लगा दिया और ये दूसरी समीकरण है इसलिए हमने इनके 2 2 लगा दिया, ताकि गुणांक वो हमें अलग अलग नजर आए। और ये जो a1 है यहाँ पे a2 है, ये दोनों x के गुणांक है। ये समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक a1 हो गया, यानी यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी जगह कोई न कोई संख्या होगी, या तो वो संख्या प्लस में होगी या फिर वो संख्या माइनस में होगी। जैसे हम ये समीकरण देखें, यहाँ पे देखिए आप a1 का मान क्या है? 2 है और b1 का मान क्या है? प्लस का 1 है, कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है। इसको आप इधर ले आओ, ये 4 यहाँ प्लस में, इधर आते माइनस में हो जाएगा, तो c1 का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी समीकरण दी जाए उसमें a1 b1 a2 b2 c2 का मान हो जाएगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो a1 है वो x के पास में लिखी हुई संख्या है, a2 है वो भी x के पास में लिखी हुई संख्या है, b1 b2 इन दोनों समीकरण में y के पास में लिखी गई संख्याएं हैं, c1 c2 ये
सीधा पद है, अचर पद बोलते हैं इसको। इसके अंदर केवल संख्याएं होती है, कोई चर राशि नहीं होती। और ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनको कहते हैं हम गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। तो ये गुणांक है और सीधी संख्याएं होती है। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये एकमात्र एक ऐसी प्रश्नावली है कक्षा 10 के अंदर जिसके अंदर कोई भी प्रश्न हो उसके अंदर दो दो चीजें दी जाएगी आपको। अगर कोई वस्तु दी जा रही है तो दो वस्तु दी जाएगी, अगर व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है तो दो जनों के बारे में। यानी इस तीसरी प्रश्नावली के अंदर हर चीजें डबल मिलेगी आपको, दो दो मिलेगी, क्योंकि एक को हमें एक्स मानना होगा और दूसरे को क्या मानना होगा? वाई मानना होगा। अगर इसमें कंडीशन है तो वो भी दो मिलेगी आपको, कोई वस्तु है तो वो भी दो, व्यक्ति है उनसे संबंधित है तो वो भी आपको दो दो मिलेंगे। और ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनको हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की पहली विधि आपके सिलेबस में दी गई है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। इस ग्राफीय विधि को हम कहते हैं आलेखीय विधि। इसका दूसरा नाम क्या है? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, क्योंकि ग्राफ को हिंदी में आलेख ही कहते हैं। और तीसरा इसका नाम है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि। कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर या फिर मतलब आपके ट्यूशन सेंटर में हर जगह आपको बार बार यही बोला जाता है ग्राफीय विधि से हल करो, ग्राफीय विधि से हल करो, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया आलेखीय विधि से सरल कीजिए। तो जब आपने रट रखा है ग्राफीय विधि से तो आलेखीय विधि का ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों नाम लिखे हैं। अगर ग्राफीय विधि से हल करना आ जाए तो ही आपको ग्राफ बनाना है, और अगर आलेखीय विधि से हल करना आ जाए तो भी आपको ग्राफ बनाना है, और ज्यामितीय विधि से हल कीजिए तो भी आपको ग्राफ बनाना है। यानी ये तीनों एक ही विधि के नाम है। और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है विलोपन विधि। कौन सी है? विलोपन विधि। और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। देखिए जो वज्र गुणन विधि है ये पिछला जो सेशन था यानी कि 2022-23 का जो सेशन था वहां तक तो ये विधि थी, लेकिन इस बार 30% सिलेबस में कटौती की गई, इस वजह से इस विधि को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम इस प्रश्नावली के अंदर केवल इन तीन विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए जब भी आप इनका ग्राफ बनाओगे, इन रैखिक समीकरण युग्म को सरल करके आप बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करोगे, निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में आप इनका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ है वो केवल तीन प्रकार का बनेगा। या तो देखो रेखाएं समांतर होगी, जैसे मान लीजिए आप ये ग्राफ बना रहे हो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इसमें या तो रेखाएं समांतर आएगी, चाहे ऐसे समांतर आ जाए चाहे ऐसे समांतर आ जाए, कैसे भी आ जाए, या तो रेखाएं समांतर होगी या फिर रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी यानी कि काटेगी। और तीसरा ग्राफ इसमें किस प्रकार का बनेगा? तीसरा ग्राफ बनेगा कि रेखाएं संपाती होगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। जब रेखाएं बराबर में आ जाए, मतलब ऐसी दो रेखाएं प्राप्त हो जाए जिनके बीच की प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरी है वो समान रहे, यानी उनको कितना ही आप आगे बढ़ा लो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे, ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती है। और अगर रेखा इन समीकरण से संबंधित जो भी रेखा प्राप्त हो वो अगर एक दूसरे को काट रही है कहीं न कहीं पे तो वो प्रतिच्छेदी होगी। कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी आ जाए, कहने का मतलब ये हो गया अगर दोनों समीकरण सेम प्राप्त हो जाए या फिर दोनों जो इक्वेशन है उनके जो मूल है यानी कि जो x और y के जो मान ज्ञात करेंगे, जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे, अगर वो निर्देशांक सेम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे रेखा क्या होगी? संपाती होगी। और संपाती का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चित्र या आकृति या वस्तु जो दूसरे के ऊपर रखें तो दूसरी को पूर्ण रूप से ढक लें, यानी कि ऐसी दो आकृतियां या ऐसी दो वस्तुएं जिनमें एक के ऊपर अगर हम दूसरी को रखें तो हमें केवल एक ही प्रतीत हो, वो संपाती कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये लाइन खींची हुई है, दूसरी मैं इसके ऊपर खींच रहा हूं, खींच दी मैंने। अब देखिए आपको कितनी लाइन नजर आ रही है? इसमें एक ही आ रही है ना, तो मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है? संपाती है। क्या है ये? संपाती है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर देखो दो रेखाएं ऐसे आएगी जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, वो समांतर होगी, और जो एक दूसरे को काट रही है वो प्रतिच्छेदी होगी, और एक के ऊपर दूसरी आ जाए वो क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। अब ये ग्राफ बनाने के बाद में अगर हम देखें तो देखिए अगर ये समांतर आ रही है
मतलब ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, कभी स्पर्श भी नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई हल नहीं होगा समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब ग्राफ बनाने के बाद में अगर हम देखें कि रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब ये हो गया, एक जगह काट रही है ना, इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। कौन सा हल है? एक अद्वितीय हल है। और जब रेखाएं संपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी आ रही है, तो वो तो हर जगह स्पर्श कर रही है एक दूसरी को, जहां जहां स्पर्श कर रही है, जितने बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है उतने ही हल होते हैं। तो ये संपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी है, तो जहां भी पेन रखोगे वहीं पे इसका हल होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये तो हल की प्रकृति जो हम ग्राफ बना करके देख रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बिना ग्राफ बनाए बताइए हल की प्रकृति क्या होगी या हल कैसा होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये जो गुणांक दिए गए हैं, इनकी कंपैरिजन करके या इनकी तुलना करके आप बता सकते हो कि ग्राफ है वो बिना बनाए बता सकते हो कि रेखाएं कैसे आएगी, समांतर आएगी या संपाती आएगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। देखिए कैसे पता चलेगा। यहां A1 है, पहले समीकरण में x का जो गुणांक है A1, इसमें अगर आप A2 का भाग दोगे, देने के बाद में जो भी मान प्राप्त होगा उसको एक बार रख लीजिए, फिर बाद में आप B1 के अंदर B2 का भाग दोगे, तो यहां जो भी मान प्राप्त होगा, अगर ये दोनों मान सेम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी A बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। तो लिख देते हैं यहां पे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अब जब रेखा एक दूसरे को काट रही है तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही है तो हल की प्रकृति क्या होगी? एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी समीकरण को आप सरल करोगे, चाहे किसी विधि से सरल करो, ग्राफीय से करो या फिर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से अगर आप सरल करोगे तो x का एक ही मान प्राप्त होगा, और एक ही मान किसका प्राप्त होगा? y का प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब दूसरा देखिए, जब आपने A1 बटा A2 ज्ञात कर लिया और B1 बटा B2 का मान ज्ञात कर लिया, ये दोनों अगर बराबर है तो आपको C1 बटा C2 का मान ज्ञात करना है। ये बात ध्यान में रखना, अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान ज्ञात कर लिया, वो दोनों बराबर नहीं है, तो आपको C1 बटा C2 की ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो आपको C1 बटा C2 का मान ज्ञात करना होगा। ये दोनों बराबर है और ये अगर बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं कैसे प्राप्त होगी? समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेगी वो कैसी प्राप्त होगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यानी कि रेखाएं क्या होगी? रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। और हल कैसा होगा? देखो, जब रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को कहीं पे स्पर्श नहीं कर रही है और ना ही एक दूसरे को काट रही है, तो इनका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? हल की प्रकृति क्या हो जाएगी? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब अगर आपने ज्ञात किया A1 बटा A2 और B1 बटा B2, ये दोनों बराबर आ गए तो आपको C1 बटा C2 ज्ञात करना है। कर लिया, ये भी इसके बराबर आ गए, यानी कि तीनों के मान अगर समान आ गए तो ये तीसरा ग्राफ प्राप्त होगा। यानी कि रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। और हल कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों होंगे? क्योंकि देखिए, इस एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हो रही है, तो आप जहां भी पेन रखोगे, जैसे यहां पे पेन रख लिया तो ये इसका हल हो गया। यानी एक्स एक्सिस पे देख लो किसकी सिद्ध में, वो एक्स का मान हो गया, और वाई पे किसकी सिद्ध में, वो किसका हो गया? वाई का हो गया। अगर पेन आपने यहां पे रखा तो ये हल हो गया, यहां पे रखा तो ये हल हो गया, मतलब इस पे तो हम अनेक बिंदु लगा सकते हैं, तो अनेक हल हो गए। अब फिर से देखिए आप कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है तो इनका एक अद्वितीय हल होगा। केवल हल की प्रकृति देखनी है हमें, एक अद्वितीय हल होगा, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब दो प्रतिबंध हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके अंदर कोई न कोई हल है, भले ही एक हो या फिर अनेक हो।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं, ये जो समीकरण युग्म है वो संगत होगा। अगर हल है तो संगत होगा, अगर कोई हल है ही नहीं तो वो संगत होगा ही नहीं। तो समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। और जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। और जब अनेक हल है, मतलब हल तो है, तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। अब आपकी प्रश्नावली के अंदर एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात कीजिए, या समीकरण युग्म का अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है या नहीं इसका कैसे पता करेंगे? देखो, अस्तित्व उन्हीं का होता है जिनकी कोई न कोई वैल्यू होती है या जिनका कोई न कोई मान होता है। यहां देखिए, इस समीकरण अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 प्राप्त हो रहा है, तो कोई ना कोई तो हल आ रहा है। हल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण युग्म का या मूलों का अस्तित्व है। और अगर कोई हल नहीं आ रहा है तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं तो भी उनका क्या है? अस्तित्व है। और वैसे अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं भी, ऐसी समीकरण युग्म जिसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 इसका पालन करता हो, या फिर इस गुणधर्म का पालन करता हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, गुणधर्म नहीं प्रतिबंध, इस प्रतिबंध का पालन करता हो, तो यहां पे समीकरण युग्म का हल तो देखिए यहां पे तो कोई हल ही नहीं, और वहां पे अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं, तो ऐसे समीकरण युग्म है वो सरल नहीं हो सकते, वो सरल नहीं हो सकते। तो हम इसको यहां पे भी मान जरूर आगे अस्तित्व भी है, लेकिन उसके मान भी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, अस्तित्व होगा, ये सारी बातें धीरे धीरे जो जो हम एग्जाम्पल करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये समझ में आता रहेगा। अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए देखिए आप उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। यहां हमें समीकरण युग्म दिया गया है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा कि एक असमंजस्य जैसा दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ देखिए, ग्राफ के द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। अब जब हमने ग्राफ बना ही लिया है और पता ही कर लिया संगत है, अब संगत है, यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ के द्वारा हल कीजिए, मतलब दो बार तो बनाना ही नहीं हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने प्रतिबंध बताए थे आपको 3, a1 बटा a2 b1 बटा b2। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, या फिर ये पूछा जाए समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, अगर ये पूछा जाए अस्तित्व है या नहीं है, अगर ये पूछा जाए कि हल की प्रकृति क्या है, तो तीनों ही कंडीशन के तीनों चारों कंडीशन के अंदर हमें करना क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इनका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करके हमें देखना है कि हल की प्रकृति कैसी है, रेखाएं कैसे प्राप्त होगी। उनके लिए तो वैसे करना है, अगर सीधा दिया हुआ है भी ग्राफ बनाइए तो सीधा ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे देखो संगत है या नहीं इसका पता करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो दो समीकरण युग्म दी गई है इनमें से इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसमें इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इनका मान ज्ञात कर रहे हो, तो ये जो लास्ट वाले पद है ना, अचर पद बोलते हैं, जिनके साथ में कोई चर राशि नहीं है, वो दोनों समीकरण के अंदर या तो उधर होने चाहिए दोनों के दोनों, या फिर दोनों के दोनों इधर होने चाहिए। तो यहाँ पहले से दोनों के दोनों उधर है, तो हमें इनमें कोई फेरबदल नहीं करना है। अब देखिए, मान लिख लो यहाँ से a1 का मान तो हो गया 1 और b1 का हो गया 3 और c1 का हो गया 6, या a2 दूसरी समीकरण है इसलिए a2 का मान 2 हो गया और b2 का मान हो गया -3 और c2 का मान हो गया 12। तुलना करते हैं, सबसे पहले a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं। a1 का मान कितना है 1 और a2 का कितना है 2। अब ये नहीं कट रही है, फिर हम b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं। b1 का मान है 3 और बटा b2 का मान है -3, प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आ गया, 3 में 3 का भाग गया एक बार। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो हम c1 बटा c2 ज्ञात करते हैं। बराबर नहीं है तो क्या होगा, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2।
अब ये दोनों बराबर नहीं है तो इन समीकरण युग्म से संबंधित जो ग्राफ बनाएंगे उनके अंदर रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। इससे पता चल रहा है रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी होगी। और अगर हल की प्रकृति पूछी होती तो हम बता देते कि एक अद्वितीय हल है, और जब इनका हल है इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत है। अब अगर ये संगत है तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1, यहां पे कर लेते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हमें निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। समीकरण 1 यहां पे लिखी हुई x + 3y = 6। इनमें से इधर केवल x को रखना है, किसको रखना है, x को रखना है, और बराबर के इधर 6 है ही, ये 3y यहां प्लस में इधर जाते किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 6 - 3y। अब देखिए निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो मतलब ग्राफ आराम से बना सकते हो आप। और एक बात और ध्यान में रखना, ये जो आपकी तीसरी प्रश्नावली है ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर न्यू सिलेबस या न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 5 नंबर का एक ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आएगा, जो हर साल आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। मतलब अब तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है बोर्ड का 10वीं क्लास का जिसके अंदर ग्राफ बनाना नहीं आया हो। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझना, ताकि 5 नंबर है वो आपके ना कट सके। तो पहला काम बस यही है कि जो भी आपको समीकरण दी जाए उनमें से समीकरण नंबर 1 ले लो, लेकर के इधर चाहे आप x को रख लीजिए, y को रख लीजिए, आप इधर जिस राशि को रखना चाहो उसको रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो यहां हमने x को रखा, यहाँ x को रख लिया, बाकी ये इधर 6 था, 3y यहाँ प्लस में था, इधर जाते ही माइनस में हो गया। अब आगे करना क्या है, इस तरफ क्या है, y है ना, तो आपको y का मान रखना है आपकी इंचा के अनुसार। इंचा को थोड़ी सीमित भी रखना, y का मान इंचानुसार रखना है, और बहुत बड़ा मान भी नहीं रखना है, क्योंकि ग्राफ के अंदर लाइनें वो सीमित ही होती है। अब आपने बड़ी बड़ी संख्याएं लिख ली, y का मान 5000 रख लिया, 10,000 रख लिया, तो ग्राफ के अंदर आप उन आंकड़ों को दर्शा नहीं पाओगे। इसलिए आपको छोटी छोटी संख्या रखनी है, जितनी संभव उसकी उतनी छोटी रखनी है। तो यहां y बराबर सबसे पहले हम 0 रखते हैं। क्या रखेंगे, 0 रखने पर y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 0। और 0 को किसी से भी गुणा करो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 को किसी में से घटाओ कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बच गया, 6 बच गया, x का मान 6 आ गया। अब y बराबर आप 1 रख लीजिए। 1 रखने पर जब y का मान 1 रखोगे तो x बराबर यहां पे क्या है, 6 - 3 × 1। तो 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आ गया, माइनस का 6 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे आपको कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। कितने बिंदुओं के, 2 बिंदुओं के। ज्यादा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कितने भी बिंदुओं के कर सकते हो आप। अब 2 ही बिंदुओं के निर्देशांक क्यों ज्ञात करने वो और बता देता हूं मैं। देखिए कोई भी रेखा हो, उसकी दिशा निर्धारण के लिए 2 बिंदु आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक ही बिंदु ज्ञात कर लिया, और आप इस समीकरण का एक ही बिंदु ज्ञात कर लिया, और इस समीकरण से संबंधित आप रेखा खींच रहे हो। अब एक बिंदु से होते हुए हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। अब किसी का मन हो गया बोल जी रेखा तो ऐसे आएगी, किसी दूसरे का मन हो गया बोल नहीं ऐसे नहीं आएगी, ये रेखा ऐसे जाएगी, किसी का और का मन हो गया बोल नहीं ऐसे जाएगी। तो मतलब आप किधर भी रेखा खींच सकते हो। अगर आपने 2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, एक बिंदु आ गया 1 1 और दूसरा आ गया 3 2 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब आप रेखा खींचोगे, चाहे कोई भी खींचे इन बिंदु से होते हुए, तो इसकी एक दिशा है वो निश्चित होगी कि भी ऐसे ही खींची जाएगी ये। अब दूसरा खींचेगा तो वो भी ऐसे ही खींचेगा। इसलिए रेखा की दिशा निर्धारण के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि आपको 2 बार मान रखने हैं। तो यहाँ पे रख लिया। अब इसकी सारणी बना लेते हैं, और सारणी बनाते वक्त एक बात और ध्यान में रखना, आप जब भी आप सारणी बनाओ तो उसके अंदर ऊपर x लिखना और नीचे y लिखना है। क्यों लिखना है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा क्यों लिखना है। देखिए y का मान सबसे पहले हमने 0 रखा था, रख दिया, तो x का क्या आया 6, इसके ऊपर 6 लिख दिया। फिर बाद में हमने y का मान 1 रखा तो x का क्या आया 3 आया। ये 1 नंबर समीकरण की सारणी बन गई। अब देखिए समीकरण 2 से ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बनानी हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, क्योंकि इसी से ग्राफ बनेगा।
इसलिए इसको ध्यान से समझो। और मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन आता है जो 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 नंबर से ही तो 100 नंबर पूरे होते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 12। तो इधर आप केवल एक चर राशि को रख लीजिए, यहां पे x को रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो बराबर के इधर पहले से 12 है, लिख दिया हमने, और ये 3y या माइनस में उधर जाते किस में हो गया, प्लस में हो गया, और 2 या गुणा के अंदर है, इधर जाते किस में होगा, भाग में होगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ y का मान रखना है, वो अपनी इच्छा अनुसार रखना है, और इच्छा को सीमित रखना है। तो सीमित देखिए यहाँ पे इच्छा सीमित हो रही है आपकी, कैसे हो रही है देखिए आप एक बार, भी इधर x आ गया और इस तरफ y आ गया। तो y का जब आप मान रखोगे तो ही तो x का मान प्राप्त होगा। तो y का एक ऐसा मान रखो, ध्यान से सुनना इस बात को, y का ऐसा मान रखो, y 3 के गुणा में ना, तो y का ऐसा मान रखिए कि उसको 3 से गुणा कर दे। उसके बाद में ये पूरा का पूरा किस में, जोड़ में, इसके 12 में जोड़ना है। तो y का ऐसा मान रखिए कि उसको अगर हम 3 से गुणा कर दें और फिर उसको 12 में जोड़ दें, देखो बट्टे के अंदर 2 भी दिया हुआ है, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। y का ऐसा मान रखिए, y का ऐसा मान रखिए कि उसको हम 3 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में जो भी गुणनफल आएगा उसको 12 में जोड़ दें, जोड़ने के बाद में 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। भाई ये कोई नियम कंपलसरी तो है नहीं कि 2 का पूरा पूरा जाना चाहिए, पॉइंट में ज्ञात कर सकते हो आप, लेकिन पॉइंट के लिए फिर ग्राफ में जब आप दर्शाओगे तो जो बारीक बारीक लाइन है ना उनको गिनना होगा। इसलिए जहां तक संभव हो सके वहां तक एक पूर्ण संख्या प्राप्त कर लें हम, ताकि हमें वो छोटी छोटी संख्या गिननी ना पड़े और समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए पूर्ण संख्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो y का ऐसा मान रखिए, उसको 3 से गुणा कर दे, गुणा करने के बाद उसको 12 में जोड़ दें, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 0 रख लें तो 3 गुणा 0 कितने होते हैं, 0 ही होते हैं। 0 को 12 में जोड़ेंगे, 12 आ गया, 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या रख लेते हैं हम यहाँ पे, 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस 3 गुणा 0 बटा 2। 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आ गया, 0 को 12 में जोड़ेंगे, 12 आ गया, 12 में 2 का भाग देंगे, क्या आ गया, 6 आ गया। अब फिर y बराबर यहाँ 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो ये कितने हो गए, 3 गुणा 1 यानी कि 3, 3 को 12 में जोड़ेंगे, 15 हो गए, 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 7.5 बार जा रहा है। पॉइंट की एक बार हम संख्या ना लें तो भी बेहतर है। फिर 1 को छोड़ दो, 2 रख के देखो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो गए, 6 को 12 में जोड़ेंगे, 18 हो गए, 18 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या रख लें, हमें 2 रख लेते हैं। y बराबर 2 रखने पर y की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 12 प्लस 3 गुणा 2 बटा 2। तो 12 प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे, 6 आ गया, 6 में 2 का बटे में 2 है, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 बटा 2 यानी कितना आ गया, 9 आ गया। अब इनकी हम सारणी बना लेते हैं। इसकी ऊपर क्या लिखना है, हमें x लिखना है, क्या लिखना है, x, और नीचे क्या लिखना है, y। देखिए y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान आया 6, और जब y का मान हमने 2 रखा तो x का क्या आया, 9 आया। तो ये दोनों सारणी प्राप्त होगी, यानी कि हमें इस समीकरण से संबंधित, ये जो पहले समीकरण है इससे संबंधित 2 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए, 6 0 और 3 1, और दूसरी समीकरण से संबंधित हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए, 6 0 और 9 2। अब इन दोनों सारणियों से ग्राफ को बनाएंगे, तो मैं एक बार इस सारणी को वहां पे लिख रहा हूं, यहां पे बना लेते हैं इस सारणी को वापस, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जगह थोड़ी कम है, इसलिए ग्राफ बनाएंगे तो हमें खाली जगह की आवश्यकता होगी। 6 0 और क्या है, 3 1। तो ये तो था निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका। अब देखिए इन दोनों समीकरण से ग्राफ कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइनें खींचनी है, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन और एक खींचनी है आपको क्षैतिज लाइन, यानी एक खड़ी रेखा और दूसरी पड़ी रेखा। जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको तो कहते हैं वाई एक्स, क्या कहते हैं, वाई एक्स, और ये नीचे वाला क्या हो गया, वाई डैश एक्स।
और इसको कहेंगे क्षैतिज लाइन को एक्स एक्स और ये वाई एक्स। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिनल पॉइंट। और हमेशा ध्यान में रखना मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो ये जो मूल बिंदु यानी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु के एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका दाएं साइड है, दाएं साइड के अंदर प्लस की संख्या लिखी जाती है और यहाँ वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड में प्लस की संख्या लिखी जाती है और 0 के इधर यानी कि बाईं साइड के अंदर माइनस की संख्या और नीचे भी माइनस की संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमें आपका जो ग्राफ पेपर होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है ना, ऐसे खड़ी लाइनें होती हैं, गहरी गहरी लाइनें होती है कि नहीं होती है, और ऐसी भी लाइनें होती है, गहरी गहरी लाइनें होती है। अब इन खड़ी लाइनों के बीच में मतलब इनसे थोड़ी हल्की लाइन बीचों बीच होती है ना, और यहाँ भी थोड़ी हल्की लाइन है बीचों बीच इसके, और ऐसे भी इन दोनों लाइनों के बीच में एक हल्की लाइन और होती है ना। ये देखिए आप, मैं इसको गहरा कर रहा हूं, जो गहरी लाइन है उसको एक बार गहरा कर रहा हूं मैं, इन दोनों लाइनों को गहरा कर दिया। ग्राफ पेपर में ये जो दो गहरी लाइनें होती है इनके बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। और ऐसे जो लाइनें खींची गई है उनके बीच की भी दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। यानी ये प्रत्येक जो खाना है वो 1 गुणा 1 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि ये खाने वर्गाकार होते हैं। और इनके बीच के अंदर बारीक बारीक लाइनें भी होती है, ऐसे 4 लाइन होगी, 5वीं होगी, 6 7 8 9 और ये 10वीं लाइन होगी। और ऐसी बिल्कुल इसमें होगी खड़ी लाइनें 1 2 3 4 और ये 5वीं, 6 7 8 9 और ये 10वीं, यानी हर खानों के अंदर 10 लाइनें होती है। तो ये जो बारीक बारीक लाइनें वो 1 mm की दूरी पे होती है। कितनी दूरी पे? 1 mm की दूरी पे। अब जब भी आप ग्राफ बनाओ तो ये लाइन और ये लाइन जो गहरी लाइन है आपकी, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो गहरी लाइन है केवल उसके ऊपर ही आपको ये लाइन खींचनी है। बीच में जो हल्की लाइन है उनके ऊपर नहीं खींचनी है, गहरी लाइनों पे ये दोनों एक्स खींचने हैं। खींचने के बाद में जब आप संख्या लगाओ तो देखो ये जो खाने बने हो ना ये, तो इन गहरी लाइनों की सीध में लगाओगे आप 1 2। और यहाँ पे मतलब ये मेरे पास ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे मान लीजिए वो गहरी लाइन एक तो यहाँ से है, लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपके पास में ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सफ़ेद कागज पे भी ऐसे आप ये ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ये 2 लाइनें तो आपको जैसे खींचने है वैसे खींच लो आप। खींचने के बाद में ये जो संख्या लगा रहे हैं ये आप पूरा पूरा नाप करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते जाइए आप। ग्राफ बिल्कुल एकदम राइट आएगा। अब हमने जो पैमाना लिया, पहले पैमाना देखिए आप, क्योंकि पैमाना भी बहुत ही जरूरी होता है और पैमाने के आधार पे ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 7। इसका मतलब ये हो गया कि 1 खाना बराबर 1 इकाई है। इधर भी हमने 1 2 3 4 5 7 ऐसे लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि वाई एक्स पर भी 1 खाना बराबर 1 इकाई है। अगर यहाँ पे संख्या लगाते हम 2 4 6 8 तो क्या लिखते? 1 खाना बराबर 2 इकाई। अगर यहाँ पे संख्या लगाते आप 10 20 30 40 50 तो 1 खाना बराबर 10 इकाई। पैमाना क्या लिखेंगे? एक्स एक्स व वाई एक्स पर 1 खाना बराबर 1 इकाई। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला बिंदु क्या है? 6 0। पहले समीकरण का ये 6 0। इसका मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस पे 6 की सिध में और वाई पे 0 की सिध में ये बिंदु लगाना है। तो ये तो वाई एक्स हो गया, इसका 0 ये रहा, 0 की सिध तो ये होगी, और एक्स एक्सिस ये रहा, इसके ऊपर 6, ये 6 की सीधी होगी, यानी कि 6 और 0। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, अगर पहला अंक 0 आ जाए और दूसरी कोई न कोई संख्या हो तो वो निश्चित तौर पे वाई एक्स के ऊपर बिंदु होगा। किस पे होगा? वाई एक्स पर। और अगर पहले कोई न कोई संख्या आ जाए और दूसरा 0 आ जाए तो ये एक्स एक्स की जो लाइन आप खींच रहे हो उसके ऊपर ये बिंदु स्थित होगा। तो यहां देखिए आप 6 0 तो ये किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। और कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे, जहां 6 लिखा हुआ है वहां पे होगा। यानी कि पहला बिंदु ये हो गया जिसके निर्देशांक है 6 0। दूसरा है 3 1, यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 1 की सिध में। एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा तो 3 की सिध तो ये होगी, और
y पे एक ये रहा, एक की सीधी होगी, ये सीध और ये कहां पे मिल रही है, ये दोनों लाइनें यहां मिल रही है लगभग, तो इसके निर्देशांक हो गए 3 1। अब ये लाइन खींच देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस लाइन को खींच देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो ये तो हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 से जो रेखा प्राप्त हुई है वो। अब देखिए दूसरे समीकरण के जो निर्देशांक है वो पहला है 6 0 जो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा क्या है 9 2, तो 9 ये रहा और 2 कहाँ पे है, 2 की सीध ये रही, 9 2 लगभग मतलब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ये हो गया 9 2। इस बिंदु से और इस बिंदु से होते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे आएगी। तो पहली समीकरण की जो हमने रेखा खींची है उसके ऊपर पहले समीकरण लिख देते हैं x + 3y = 6 और दूसरे के ऊपर दूसरे समीकरण लिख देते हैं 2x - 3y = 12। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ग्राफ के द्वारा समीकरण युग्म को सरल करना। तो देखिए ग्राफ बन गया। अब अगर हमें हल ज्ञात करना हो